नमस्कार, मैं विवेक पटेल आपका स्वागत करता हूँ इस नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है जय प्रक्रम, स्टैंडर्ड 10th चैप्टर नंबर 6 जय प्रक्रम। तो आइए सर्वप्रथम हम इस पाठ का अर्थ समझते हैं, इस पाठ का मतलब समझते हैं कि जय प्रक्रम है क्या और ये किस तरह कार्य करता है। जय प्रक्रम का सही मतलब है जीवों के अंदर होने वाली प्रक्रिया, जीव के अंदर घटित होने वाली प्रक्रिया जैव प्रक्रम। तो जीव मीन्स जीव का मतलब क्या? जीव मतलब होता है सजीव। जीव मतलब सजीव के अंदर होने वाली प्रक्रिया, फिर चाहे वो सजीव आप हो, मैं हूं या कोई भी वनस्पति क्यों ना हो। तो सबसे पहले डिस्कस करने से पहले मैं एक बार आपको चैप्टर की ब्रीफिंग करा देता हूँ संक्षिप्त में, क्या चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सर्वप्रथम आप पढ़ने वाले हैं जय प्रक्रम क्या है, तत्पश्चात पोषण क्या है और इसके कितने प्रकार हैं, इसके बाद श्वसन क्या है और इसके प्रकार, श्वसन के बाद वाहन, वाहन वो गाड़ी वाला वाहन नहीं, वाहन आपके शरीर के अंदर जो भी वाहन परिवहन हो रहा है, रुधिर पानी ये सब काम। वाहन के बाद आप पढ़ेंगे उत्सर्जन, आपके शरीर में होने वाले उत्सर्जन की क्रिया है। तो चलिए हम शुरू करते हैं जय प्रक्रम क्या है। तो जय प्रक्रम क्या है? जैव प्रक्रम यानी सजीव में होने वाली प्रक्रिया, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो सबसे पहले आप सजीव के बारे में समझो, सजीव क्या है, आप ऑटोमेटिक जैव प्रक्रम समझ जाएंगे। आपसे अगर पूछा जाए कि सजीव अर्थात आप क्या समझते हैं, तो आप नॉर्मली जो अभी तक आपने पढ़ा, जो हलन चलन कर सकते हैं, जो सांस ले सकते हैं, जो गति कर सकते हैं, वही सजीव है ना। सबसे ज्यादा पॉइंट आपके मन में रहता है जो हलन चलन कर सकते हैं, जिनके अंदर गतियां होती हैं, जो गति करते हैं, चाहे वो गाय आपने देखा, भैंस देखा आपने, कुत्ता देखा, बिल्ली देखा, स्वयं कोई देखा आपने, तो आप चल फिर पा रहे हैं, आप गति कर रहे हैं, यानी आप सजीव हैं। तो पेड़ पौधों का क्या वो गति नहीं कर रही है? अगर वो गति नहीं करें तो सजीव नहीं है वो। तो ऐसा नहीं है, भले ही पौधे बाहरी रूप से गति नहीं कर रहे हैं, परंतु उनके अंदर बहुत सी ऐसी आंतरिक गतियां हो रही हैं जिनके आधार पर हम कह सकते हैं कि वो क्या है, सजीव है। अब मैं उस गति की तरफ लेके जाता हूं आपको, जिन गतियों की बात मैं कर रहा हूं कि सजीव वनस्पतियां जो है जो गति करती है। आपने अभी तक पढ़ा कि कोई भी कक्षा 9 में पढ़ा, कक्षा 9 में पढ़ा आपने कि हमारे सजीव की किसी भी कोई भी सजीव है उसकी सबसे सूक्ष्मतम इकाई जो होती है वो कोशिका होती है। तो इसी प्रकार से वनस्पतियां भी सजीव है, तो उनकी भी जो सूक्ष्मतम इकाई है वो भी कोशिका है, और कोशिकाएं निरंतर विभाजन करती रहती है, ये भी आपने पढ़ा है। अब इस विभाजन की प्रक्रिया में, क्योंकि कोशिकाएं विभाजित हो रही है, विभाजित इसलिए हो रही है क्योंकि शारीरिक रूप से उनका विकास हो रहा है, उनमें जो भी अंग है, वनस्पति हो चाहे सजीव हो, कोई वनस्पति हो चाहे कोई भी प्राणी हो, उसके शरीर में आंतरिक रूप से विकास हो रहा है। तो वो विकास जब तक होगा तब तक लगातार कोशिकाओं का विभाजन होगा, और कोशिकाओं का विभाजन होगा तो कुछ कोशिकाएं नष्ट होंगी, कुछ कोशिकाएं मर जाएंगी, कुछ कोशिकाओं को मरम्मत की जरूरत पड़ेगी। यानी ये प्रक्रिया, जो ये प्रक्रिया बोल रहा हूं, तो ऐसे कौन से समय पे होता है सर, ये जो लड़ाई झगड़े की बात आप कर रहे हो, कोशिका मरने और नष्ट होने की बात, ये किसी लिमिटेड समय में, किसी सेलेक्टेड टाइम पे, किसी निश्चित समय में नहीं होता। ये आप कोई भी प्रक्रिया कर रहे हैं, चाहे आप सो रहे हैं, जाग रहे हैं, मैं इस वक्त खड़ा हूं आपके साथ, आपको पढ़ा रहा हूं, इस वक्त भी मेरे शरीर में प्रक्रिया हो रही होगी, कोशिकाओं के टूटना
जुड़ना, मरम्मत होना, नई कोशिकाओं का बनना, कोशिकाओं का विभाजन होना, ये प्रक्रिया इस वक्त भी चल रही है। तो इन सब प्रक्रियाओं के लिए ये प्रक्रिया किस प्रकार घटित हो रही है, इनको किस प्रकार की ऊर्जा चाहिए, इनसे किस प्रकार के पदार्थ निकल के आ रहे हैं, मतलब इस पूरे प्रक्रिया का समावेश हमारे जैव प्रक्रम में होता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं जैव प्रक्रम को समझने के लिए। अगर आपको पता है कि आपकी कोशिकाएं किसी प्रकार का कोई कार्य कर रही हैं, तो वो कार्य चाहे आंतरिक रूप से हो, बहुत उनका स्वयं का विभाजन हो, या नई कोशिकाओं की मरम्मत को लेकर हो, परंतु उस कार्य के लिए उनको ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। जाहिर सी बात है, कोई भी सजीव जो होता है अंदर तो ऊर्जा उसने रखा नहीं, ऊर्जा के लिए उसको बाहर किसी भी पदार्थ पर निर्भर रहना पड़ता है। तो उस ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए कोई भी सजीव बाहर से भोजन ग्रहण करता है, और इस भोजन से वो अपने जरूरतमंद चीजों को प्राप्त करता है, जरूरतमंद चीजों को विघटित करके प्राप्त करता है, और इस प्रक्रिया को कहा जाता है पोषण। मनुष्य जो है, मनुष्य सॉरी कोई भी सजीव अपनी आंतरिक गतिविधियों को करने के लिए, अपने आंतरिक कोशिकाओं के अनुरक्षण के लिए, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए बाहर भोजन पर या फिर किसी भी अन्य प्रकार से पोषक तत्वों पर आधारित रहता है, और इस प्रक्रिया को कहते हैं पोषण। ये ऊर्जा प्राप्त करने की, पोषक तत्व प्राप्त करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। इसके पश्चात अब आपने जो ऊर्जा का स्रोत, जो भी आपने ऊर्जा का स्रोत कहा कि पोषण के द्वारा, जैसे कि मैंने अभी कहा ना, बाहर से भोज्य पदार्थ या ऊर्जा के जो भी स्रोत आप ग्रहण कर रहे हो उसे पोषण कहते हैं। अब वो जो भी पोषक पदार्थ आपने प्राप्त किया पोषण के द्वारा, यानी वो हमारे लिए ऊर्जा का स्रोत हो गया, वैसे कह सकते हैं। अब जो कोशिकाएं होती हैं उन्हें ये जो भी हमने पोषण प्राप्त किया, जो भी ऊर्जा का स्रोत है हमारा, इसे भी विघटित करके ही अपने लिए उपयोग करती है, या विघटन करने के पश्चात ही उसे अपने लिए उपयोग करती है। मतलब उनमें भी बहुत सी रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसके द्वारा कोशिकाएं उस स्रोत से प्राप्त पदार्थ को अपने लिए, प्राप्त पदार्थ से अपने लिए क्या उत्पन्न करती हैं? ऊर्जा उत्पन्न करती है, जिससे उनके अंदर विभाजन, मरम्मत, जो भी प्रक्रिया मैंने बताया वो। सर अभी तो आपने बताया पोषण से उनकी सब हो जाता है, जो भी मरम्मत वगैरह का काम बताया मैंने, या अनुरक्षण का काम जो भी बताया। बेटा पोषण से मैंने बताया कि उनको पदार्थ प्राप्त होता है, ध्यान से समझना। जैसे कि मैंने बोला आपको गेहूं की रोटी आप खाते हैं, तो डायरेक्ट खेत से गेहूं निकलता है तो डायरेक्ट गेहूं नहीं खा लेते, है ना? डायरेक्ट खेत से गेहूं निकलता, तो मैं पहले बताऊंगा कि भाई पहले खेत से गेहूं निकालते हैं, फिर उस गेहूं को पीसते हैं, पीसने के बाद उस गेहूं की रोटी बनाते हैं, उसके बाद उस रोटी को खाते हैं। कितनी सारी प्रोसेस हुई। तो सिर्फ गेहूं निकालना और पोषण दोनों सिमिलर है। अब गेहूं निकाल लेने से आपको ऊर्जा नहीं प्राप्त हो जाएगी, गेहूं खा लेने से आपको ऊर्जा नहीं, उस गेहूं को प्रिपेयर करना पड़ता है। वैसे सेम पोषण से जो मैंने प्राप्त किया, चाहे वो प्रोटीन हो, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो, चाहे वो स्टार्च हो, उसको कोशिकाओं के उपयोग के लिए क्या किया जाता है? विघटित किया जाता है, जिससे कोशिकाएं उससे स्वयं के लिए आवश्यक पदार्थ, जो भी ऊर्जा के लिए उनको जो भी पदार्थ चाहिए उसको बना सके। परंतु कोशिकाएं इन पदार्थों को विघटन के लिए, इन पदार्थों के विघटन के लिए ऑक्सीजन गैस का उपयोग करती है।
और इस प्रक्रिया को, विघटन की इस प्रक्रिया को, जिसमें ऑक्सीजन का उपयोग हो रहा है, ऑक्सीजन का उपयोग कर रही है कोशिकाएं, ऑक्सीजन का उपयोग करके अपने लिए आवश्यक पदार्थ बना रही है, अपनी ऊर्जा का स्रोत निर्मित कर रही है, ऊर्जा प्राप्त कर रही है, ऊर्जा बना रही है, इस प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं। ध्यान से समझना, ध्यान से सुनना, श्वसन। यानी अब हमारी कोशिकाओं ने पोषण भी प्राप्त कर लिया, पोषण भी मैंने आपको समझा दिया, श्वसन की प्रक्रिया समझा दी कि किस प्रकार ऑक्सीजन का उपयोग करके वे अपने लिए पदार्थों का विघटन करती है। अब तीसरा आता है वाहन। ब्रीफिंग कर रहा हूं, जब प्रक्रम में मैंने पोषण बता दिया, श्वसन बता दिया, वाहन की बारी। वाहन क्या है सर? वाहन सिंपल से लफ्जों में मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपने कोई खाना खाया, सपोज दैट आपके पैर में यहाँ चोट लगी घुटने में, लेकिन आपने दवाई खाई, तो दवाई कहाँ चली गई? पेट में। बाई चांस ऐसा हो गया तो आपके दिमाग के हिसाब से बता रहा हूँ, दवाई सर के घुटने में जा सकती है, चलो चली गई, मान लो अगर ऐसा दिमाग में आया आपके तो ठीक है। लेकिन अगर कभी सर में दर्द हुआ तो दवाई खाएंगे तो दवाई तो पेट में जा रही है कि उल्टे हो जाएंगे कि सर में आ जाएगी? नहीं। तो इमेज कीजिए कि आपने, सोचिए कि जरा कि आपने, आपके पेट में, आपके सर में दर्द था, आपने दवाई खाई, दवाई पेट में गया, तो फिर भी आपके सर में कुछ समय के बाद, कुछ मिनटों बाद आपको रिलीफ मिल जाता है। पेट में दर्द हुआ, पेट में एसिडिटी वगैरह कुछ भी दर्द हुआ, आपने दवाई खाई तो पेट में आराम हो गया, तो ये तो समझ में आता है सर दवाई पेट में खाई है, पेट में आराम हो गया, तो ठीक है, लेकिन सर में कैसे रिलीफ हुआ? ये वाहन को समझने के लिए सबसे बड़ा उदाहरण है। आपने कोई दवाई खाई तो वह, उसकी जो भी इंग्रेडिएंट है, ज्यादा डीप में नहीं जाना, सिर्फ इतना समझिए कि जो भी इंग्रेडिएंट है, उसके जो भी तत्व आपने ग्रहण किए हैं, वो तत्व वाहन के द्वारा आपके मस्तिष्क में पहुंचाए जाते हैं, जहां पे आपको रिलीफ मिलते हैं, आपको आराम मिलता है। अब आपके मन में प्रश्न ये होगा कि यहाँ पे कौन सी ट्रक और कौन सा साइकिल और कौन सा मोटरसाइकिल और कौन सा जोमेटो वाला है कि जो यहाँ से वहां ट्रांसफर कर रहा है? वो जोमेटो वाला, वो ट्रक और वो ऑटो वाला, वो टेम्पो वाला कौन है पता है? हमारा रुधिर। हमारा रुधिर है जो हमारे शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक पदार्थों को पहुंचाने का कार्य करता है। उन पदार्थों में हमारी ऑक्सीजन भी आती है। हमारी क्या आती है? ऑक्सीजन भी आती है। अब थोड़ा सा और दिमाग लगा के थोड़ा सा और सोचिए कि हमारे पैर की उंगली है, उसमें भी कोशिकाएं पाई जा रही है। तो आपने जो श्वसन के द्वारा ऑक्सीजन लिया, कभी आपने सोचा कि कोशिका वो भी, यानी वो भी श्वसन के लिए ऑक्सीजन का उपयोग कर रही है, तो उसके पास तक ऑक्सीजन कहां से जा रही होगी? उसके पास तक ऑक्सीजन कहां से जा रही है? कहां से जा रही है ऑक्सीजन उसके पास? हमारे रुधिर द्वारा, हमारे ब्लड द्वारा, हमारा खून जिसको कहते हो आप, हमारे खून द्वारा, हमारे रुधिर द्वारा उसके पास तक पहुंचाई जा रही है। यानी तीसरी क्रिया जो है, ये कौन करता है? हमारी रुधिर, वाहन की प्रक्रिया। ये हल्का सा आपको टिप्पणी द्वारा ब्रीफ करवा रहा हूँ, खाली मैं हल्का सा ब्रीफ करवा रहा हूँ, इंट्रोड्यूस करवा रहा हूँ, चैप्टर अभी पूरा पढ़ना बाकी है। इसके बाद आता है उत्सर्जन, अगला पॉइंट। उत्सर्जन एक, हम ऐसा कह सकते हैं कि जो बचा कुचा पदार्थ है, जैसे कि आपने, मैंने एग्जांपल लिया था भी गेहूं का, याद होगा, गेहूं आपने निकाला खेत में से, अलग किया गेहूं से आपने चक्की में उसको पिसाया, ठीक है, पिसाया तो भी आटा ही निकला। अब पिसाने के बाद जब आप उसको घर पे लाएंगे अपने और उसकी रोटी के लिए उसको चालेंगे, तो क्या सिर्फ उसमें से आटा निकलता है? नहीं, उसमें से ऐसे अनावश्यक पदार्थ भी निकलते हैं जिनकी हमें जरूरत ही नहीं होती है। अनावश्यक ऑब्वियसली इसलिए बोला क्योंकि उनकी हमें आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे पदार्थ भी प्राप्त हो जाते हैं, अनावश्यक पदार्थ जिनकी हमें आवश्यकता नहीं होती है। तो हमारे शरीर में विघटन के दौरान कोशिकाएं चाहे श्वसन कर रही हो, चाहे पोषण हो रहा हो, इसके दौरान भी कुछ आवश्यक पदार्थों के साथ साथ अनावश्यक पदार्थ भी निर्मित हो जाते हैं, जो कि अगर हमारे शरीर में रहे तो एक विष की भांति कार्य कर सकते हैं, विष के जैसे, जहर के जैसे काम कर सकते हैं, यानी हमारी मृत्यु भी हो सकती है। तो उन पदार्थों को शरीर से बाहर निकालना अति आवश्यक है।
तो ऐसे अनावश्यक पदार्थ, ऐसे हानिकारक पदार्थ, ऐसे विषैले पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को हम उत्सर्जन कहते हैं। तो आइए आप वन बाय वन एक करके हम पोषण, वाहन, श्वसन और उत्सर्जन के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं।